और हम 24 की बात कर रहे हैं। तो सज्जन, 22 जनवरी के बाद ये हिंदुत्व का एलिमेंट भी शामिल हो जाएगा इस पूरे मुक्के में? तो ये जो मेजॉरिटी, ये जो क्लेम है 400 पार का, इसके नजदीक जाती हुई दिखेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जैसा कहा गया, 400 पार तो एक परसेप्शन बिल्डिंग का एक तरीका है और हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बात रखे, क्योंकि उससे एक तो उसके जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश आता है और दूसरा जो फ्लोटिंग वोटर है वो थोड़े उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदुत्व की बात है। हिंदुत्व देखिए, लोकसभा चुनाव वगैरह में हिंदुत्व एक, जहां तक हमने जमीन पे देखा है, एक अंतिम वो एक टॉपिंग होता है। हिंदुत्व मूल कारण नहीं होता है वोट देने का। बहुत सारे कारण होते हैं उसमें। कास्ट कम्युनिटी होता है उसमें, एक जो चेहरा होता है उस पर विश्वास होता है। लेकिन सबसे बड़ी फर्क जो कांग्रेस और बीजेपी में है वो देखिए, वो मैन पावर और मैन आवर कि कितने कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो, और हर कार्यकर्ता कितने घंटे वो फील्ड में जाके लोगों से संपर्क कर रहा है। ये एक बड़ा अंतर है, इसमें कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस कमोबेश देखिए एक आलसी पार्टी है और जितने उसके कार्यकर्ता है वो तो काफी कम है ही है, उनकी मेहनत भी काफी कम होती है। तीसरी बात ये देखिए कि जो मुद्दे चुने जाने की बात है, हमेशा ये देखिए कि आदमी को अपने कोर पिच पे खेलना चाहिए। अब कांग्रेस जब ओबीसी की बात करती है कि उन्हें गैल्वेनाइज करेंगे, ये वही बात है। कैरी ऑन सज्जन। जी जी, ये वही बात है जैसे कि बीजेपी मुसलमानों को गैल्वेनाइज करने की बात करे, वो सब आपको एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है, अब आपका कोर पिच नहीं है। जहां तक 24 की बात है, देखिए इन तीनों राज्यों में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी ने चाहे वो रिलेटिवली कम एज के लोगों को मौका दिया हो, उन्हें आप जनरेशनल शिफ्ट कहें या ना कहें, लेकिन एक जरूर उसमें बड़ी बात है कि ये ज्यादातर चेहरे खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो हैं जो दावेदार पहले से नहीं थे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन सज्जन, मेरा सवाल जो दूसरा था, मूल सवाल मेरा ये था कि क्योंकि दशकों बाद, 500 बरस से भी ज्यादा के इंतजार के बाद रामलला प्रतिस्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, ये क्या एक और बूस्टर है क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट के पूरे बॉक्स में? बिल्कुल। अब देखिए, बूस्टर क्या, ये तो हिंदुत्व की जो भावना है वो तो एक सोसाइटल फेनोमेनन है। इसको बीजेपी तो इसकी लाभार्थी है। बीजेपी उसको रिटेन करने के लिए, वो जो एक लेटेंट एनर्जी है समाज में, और हमेशा मानिए सबसे ज्यादा ओबीसीज में है, दलित, आदिवासी और अपर कास्ट, इन सब में देखिए तो डिग्री के तौर पे ओबीसी में सबसे ज्यादा हिंदुत्व की भावना है। आप कहीं जाके देख लें हिंदू, और उस जो ये लेटेंट एनर्जी सोसाइटी की है जो दिखता है, बीजेपी उसकी लाभार्थी है। और बीजेपी निश्चित तौर पे एक पार्टी है, उसको मोबिलाइज करना है तो वो हर वो तरीके जिससे उसको एक बड़ा समर्थन मिले। और इसमें जो धर्म की भावना है, ये बात तमाम पार्टियां करती हैं, भूपेश बघेल भी कर रहे थे, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में और भी लोग कर रहे थे। लेकिन हिंदुत्व की जो बात है, ये हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। राहुल गांधी जी को और उनके एडवाइजर को छोड़ के हर किसी को लगता है कि ये एक सही चीज है, क्योंकि देखिए धार्मिक आस्था होना कोई कॉम्युनलिज्म नहीं होता है डिफॉल्ट। ठीक है, लोग मानते हैं कि ये धर्म की बातें अच्छी होती हैं। आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे बीजेपी को एक फायदा होगा। इसलिए नहीं कि बीजेपी ने इसको क्रिएट किया है, ये समाज की एक आस्था पहले से है। बीजेपी इसमें आगे है और बीजेपी में कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इस नैरेटिव को लेकर। कांग्रेस में हिंदुत्व के नैरेटिव को लेके बहुत कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो आशु आप 2024 की पिच पर खेलते और 2024 की पिच पर उतर गए हैं बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स सब। तो ये बताइए कि कौन कहां प्लेस करे कप्तान कांग्रेस के हिसाब से? कंफ्यूजन इतना ज्यादा, और सज्जन कुमार तो कह रहे हैं आलसी पार्टी है। देखिए, मैं तो बिना पैसे के तो मैं एडवाइस किसी को नहीं देता हूं। आप उससे कह रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी को जो है वो कंसल्टेंसी दूं और कांग्रेस पार्टी जीते, ये तो संभव नहीं है। शुरुआत से इस चर्चा में पैसे का जिक्र तो आया है। हाँ देखिए, बेसिक बात क्या है, बेसिक बात क्या है, मैंने चूंकि चुनाव लड़ा, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार आपको कह रहा हूं। जब मैंने चुनाव लड़ा था तो कपिल सिब्बल नंबर 3 पे थे, और कपिल सिब्बल के पास जितनी संपत्ति, रिसोर्सेज थे, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास एक आइडिया है। उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति में लोगों को आस्था है, विश्वास है, ट्रस्ट। कांग्रेस पार्टी के पास आइडिया भी नहीं है और कौन उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, ऐसा कोई ट्रस्ट लाइक लीडरशिप भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं,
और 1962 की चीन की लड़ाई हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, या 1977 में बुरी तरीके से हारने के बाद जनता दोबारा इंदिरा गांधी को जिता देती है, या नरेंद्र मोदी जी को 2014 में भी उसने जिताया, 2019 में भी जिताया, और आज भी उनका डंका बज रहा है। तो इसलिए हेंस प्रूव्ड आशु, फिर तो ये हुआ कि इकलौता चेहरा, मेहनत से लेकर और बाकी तमाम चीजें जो हैं वो सब सेकेंडरी है और प्राइमरी है चेहरा होना। गरिमा, मैंने क्यों आइडिया के बारे में बातचीत की? 2012 में एक पार्टी बनती है आम आदमी पार्टी, और 2013 में 28 सीटें जीत के लाती है, कांग्रेस पार्टी 8 पे रहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक विचार था, एक आइडिया था, और उसको इंप्लीमेंट करने वाला एक व्यक्ति था जिस पर लोगों को यकीन था इंप्लीमेंट कर सकता है। तो जो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज कांग्रेस के पास वो आइडिया नहीं है। क्योंकि आइडिया नहीं है, इसलिए उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाले किसी व्यक्ति पर लोगों को भरोसा भी नहीं है। तो जब वो न्याय योजना की बात करते हैं चुनाव 2019 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और बीजेपी से कहीं ज्यादा पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन लोगों को न तो वो आइडिया क्लिक किया और ना ही ये भरोसा हुआ कि आदमी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने उससे बहुत कम पैसे की बात की, लेकिन लोगों को भरोसा था उनके आइडिया के ऊपर कि आदमी इंप्लीमेंट कर सकते। तो बेसिक कांग्रेस की दिक्कत रिसोर्सेज की नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत आइडिया की है। तो रशीद किदवई, क्या राहुल गांधी की जो पार्ट 2 यात्रा होने वाली है वो आइडिया के लेवल पर, पर्सनालिटी के लेवल पर, रीच के लेवल पर, डिगिंग आउट के लेवल पर, पेनिट्रेशन के लेवल पर कुछ बेहतर परिणाम कांग्रेस को दिलाकर जाएगी, या फिर ये आलसी पार्टी सज्जन कुमार कह रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कह रहा है, वहीं तक सीमित रह जाएगा? हाँ गरिमा, देखिए कांग्रेस बिल्कुल आलसी पार्टी नहीं है। ये बहुत मेहनत, जो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत करी और तमाम चुनाव में वो गए, और जो भाजपा का तो उम्मीदवार मतदाता तक गया नहीं, लेकिन परिणाम बिल्कुल उसके बरक्स आए, और इसीलिए बहुत सारे पोल सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गलत साबित हुए। तो ये बात, और जो हमारे मित्र संजय कुमार जी कह रहे हैं कि धर्म और आस्था का मामला नहीं है, वो मैं उसको, हो सकता है लोग उसको कहते ना हो, इतना रिफ्लेक्ट नहीं करते हो। कहीं ना कहीं जब हम मोदी जी और भरोसा, और उसमें बहुत सारा जो कॉम्बिनेशन का आपने जिक्र किया, उसमें धर्म और आस्था का मामला भी बिल्कुल होता है, और कांग्रेस उसका कोई विकल्प नहीं खोज पा रही। दरअसल विपक्ष के पास सबसे बड़ी समस्या यही बात पे, उनके जनाधार हैं, लेकिन उनके पास एक कोई विकल्प, मतलब चेहरा नहीं है, और मुद्दे के ऊपर भी वो कोई, जो मुद्दों की बात करते हैं, जैसे सज्जन कह रहे थे कि राम मंदिर के मामले में आप भाजपा का एक, मतलब करोड़ कार्यकर्ता एक ही स्वर में बात करेगा, जो इंडिया अलायंस का 1 करोड़ आदमी है उसमें आपको 5 तरह की बातें मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा जो दुविधा है, वो दुविधा का राहुल गांधी के पास कोई कार्ड नहीं है, वो बस नहीं, लेकिन उस दुविधा का चलते रहेंगे, उस दुविधा की वजह भी है, लेकिन पार्टी की सेहत अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, उस दुविधा की वजह भी है क्या विनोद जी, कि बीजेपी खुलकर खेलती है, 80-20 कहने में उसे कोई गुरेज नहीं है, वो विधायकी के उम्मीदवार को टिकट नहीं देती मुस्लिम कम्युनिटी से, सांसदी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती मुस्लिम कम्युनिटी से, और एक डिवीजन है 80-20 का। तो कांग्रेस की जो दुविधा है वो ये है क्या कि माइनॉरिटी वोट बैंक उसके पास है, और इसीलिए वो इस पिच पर सिर्फ सॉफ्टली लैंड कर सकती है, हार्ड लैंडिंग की कोई गुंजाइश। देखिए, अभी आशुतोष ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आइडिया सेल करता है, और आइडिया को जनता के बीच ले जाने वाला चेहरा भी जरूरी है। जाहिर है, जो आइडिया आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिया, चेहरा कांग्रेस के पास भी शीला दीक्षित का था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा ज़्यादा क्रेडिबल लगा लोगों को, और 2013 में आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीतती है। आइडिया प्लस चेहरा, खाली आइडिया हो तो भी बात नहीं बनती, खाली चेहरा हो तो ही बात नहीं बनती। आइडिया और चेहरा दोनों का एक संयोग होता है। वो जवाहरलाल नेहरू का चेहरा था, उनका आइडिया था, इंदिरा गांधी का चेहरा था, उनका आइडिया था, तो इस तरह मोदी जी का चेहरा भी है, आइडिया भी है। तो आइडिया और चेहरा दोनों होने चाहिए। आइडिया तो है कांग्रेस पार्टी के पास, जो कांग्रेस का मूल आइडिया है, जो भारतीय संविधान का आइडिया है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आइडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है। आइडिया तो है, लेकिन उस आइडिया को आप लोगों तक ले नहीं जा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आइडिया हिंदुत्व का आइडिया है, वो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वो खुल के करती है। उसको मालूम है 20% मुसलमान एक तरफ हो जाएं तो 80% जो हिंदू है उसमें 60, 65, 55, 50% हमारे साथ आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो वो तो खुल के, इसीलिए वो 80-20 की बात भी कर लेते हैं उनके नेता। अब बीच में मोदी जी अपना सबका साथ सबका विकास का भी एक आइडिया दे देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उनकी जो है वही रहती है जो बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व वाली है। तो वो खुल के, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस अभी जो उसका मूल आइडिया है, जो भारतीयता का आइडिया है, वो हिंदुत्व के मुकाबले भारतीयत्व को नहीं खड़ा कर पा रही है।
वो लोगों के दिमाग में ये नहीं बिठा पा रही है कि भाई इस देश में अगर 100 करोड़ 140 करोड़ लोग एक साथ रहेंगे तब ताकत बनेगी, या 100 करोड़ एक साथ रहेंगे, 40 करोड़ एक सामने रहेंगे तब ताकत बनेगी। ठीक है, तो ये एक कर आइडिया पाने में कांग्रेस ये नाकाम है। कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस ये आइडिया को करने की लोगों के बीच कोशिश में की। कोशिश की, उसकी कर्नाटक कामयाबी, में- उसका फायदा भी मिला, कर्नाटक में भी मिला, लेकिन अभी 3 राज्यों में वो इस तरीके 3 से राज्यों में दरअसल इस मुद्दे पर चुनाव ही नहीं हुए। ठीक है। वहां चुनाव तो हुए कि कौन ज्यादा कितना दे रहा है। वो लाडली बहना योजना में 1200 दे रहे थे, भी 3000 दे रहे थे। उन्होंने मात्र मातारी बंधन योजना शुरू कर दी। नहीं, चेहरा भी काम किया, नहीं, चेहरे ने भी काम किया। चेहरा तो इनके साथ था। हाँ। देखिए, राज्य स्तर पर चेहरा तो कांग्रेस के पास था, लेकिन वो चेहरे आकर्षित नहीं कर पाए लोगों को। कमलनाथ नहीं, तो सुप्रीम भूपेश चेहरा बघेल बीजेपी के पास था। नहीं, बीजेपी के पास चेहरा जरूर था, लेकिन वो चेहरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहा था। नहीं, लेकिन फिर गारंटी तो चली प्रधानमंत्री नरेंद्र गरिमा जी, लेकिन मैं लौटूंगी। नहीं, एक मिनट, पश्चिम बंगाल में मोदी जी का चेहरा था, लेकिन वहां ममता का चेहरा ज्यादा क्रेडिबल था। दिल्ली में भी मोदी जी का चेहरा था, लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल का चेहरा ज्यादा क्रेडिबल था। 2015 में नीतीश कुमार का चेहरा था और मोदी जी का चेहरा था, तो वहां ज्यादा क्रेडिबल नीतीश कुमार का चेहरा था। इसीलिए चुनाव, कांग्रेस के चेहरे क्रेडिबल नहीं थे, चुनाव ये प्रॉब्लम प्रेडिक्ट थी। करना बड़ा रिस्की गेम भी है। तो संजय जी, अब इंडिया गठबंधन पर आधार टिका है 2024 की लड़ाई का, क्योंकि कांग्रेस इंडिविजुअली फाइट करने के ना मोड में है और ना ही कैपेसिटी में है। तो ऐसे में ये इंडिया गठबंधन की 19 तारीख की जो बैठक है और सीट शेयरिंग अगर हो जाती है, तब ये लड़ाई, हम अक्सर बात करते हैं, तब ये क्या ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर लड़ाई पहुंचेगी। कई राज्य, तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना, फिर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सारी सीट शेयरिंग अगर हो जाती है, 1 अगेंस्ट 1 होता है, तो अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपने कहा अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कितना अलग होगा? क्या इतना अलग होगा कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी अगर सीट शेयरिंग पूरी एक तरह से कोऑर्डिनेशन करके सीट शेयरिंग कर लिया? तो इतना अलग होता हुआ तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो गया, इंडिया अलायंस के लोग एक साथ बैठ गए और पारस्परिक समझौते से उन्होंने सीटों का बंटवारा कर लिया, तो इतना इंटरेस्टिंग जरूर हो सकता है कि बीजेपी जो 300 पार 400 पार का नारा दे रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसको चैलेंज मिलेगा, एक चैलेंज होगा। 2024 की लड़ाई में थोड़ी उत्सुकता होगी, थोड़ी दिलचस्पी होगी। बहुत छोटा सा रिमार्क सज्जन आप भी दीजिए, चुनाव के क्या परिणाम ये को। ठीक है संजय, सज्जन चलते चलते छोटा सा रिमार्क आपका भी। देखिए, जो इंडिया अलायंस आज की तारीख में है वो ज्यादातर समिट पॉलिटिक्स की तरह है कि स्टेज पे बैठ जाएं। अलायंस जो असली है वो राज्य स्तर पे होना चाहिए। आपने डीएमके से अलायंस कर लिया तमिलनाडु पे, उसका बाकी राज्यों पे नहीं होगा। बिहार में लालू और नीतीश साथ में है तो उसका फायदा होगा। अभी तक मायावती जी आएंगी नहीं आएंगी, वो 10 से 13% वोट किधर जाएगा उसका होगा। अब उस बारीकी से कोऑर्डिनेशन के लिए समय बहुत कम बचा है। बाकी आप समिट पॉलिटिक्स कर ले, तमाम अलग अलग, शरद पवार से लेके ममता को बिठा लें, अपने अपने राज्य को वो लोग संभाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कुछ स्टेट लेवल पे अभी भी है, जैसे बीएसपी और मायावती की बात है, वो बहुत क्रूशियल 10 से 13% वोट है। इस तरह की बात अगर हो पाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 3 राज्यों के चुनाव के बाद इस तरह का बहुत लेवरेज है कांग्रेस के पास कि वो मना पाए इस तरह की पार्टियों को, जब बीजेपी भी अपने तरफ से प्रयास करेगी। तो मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत स्थिति में फर्क आएगा, अलग तरह का परिणाम देगा। लेकिन एक और बात जान ले, तीनों राज्य में बीजेपी चुनाव हार भी जाती तो भी बीजेपी चुनाव 24 में हार जाती, इसकी संभावना कम थी। हाँ, और तीनों राज्य में बीजेपी चूंकि जीत गई है। लेकिन सज्जन, आप भले ही इसे समिट पॉलिटिक्स कह रहे हो, लेकिन सब तरफ से जो बयान है, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, उधर शरद पवार, तमाम लोग डू और डाई का मुकाबला मानकर चल रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहती हूँ कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड, तो एक्शंस में रिफ्लेक्ट होना अभी बाकी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय